नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे केवीएस, DSSB, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए देखते हैं। आप 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से लिए हैं। आप देखते हैं कितना हल कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। तो वह किताब पढ़ो वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सा अनिश्चयवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर दा संकेतवाचक विशेषण। वह किताब पढ़ो, तो वह किताब पढ़ो कौन सा विशेषण है? वह किताब पढ़ो में कौन सा विशेषण है? तो बताइए, गुणवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संकेतवाचक है? तो गुणवाचक की बात करें, इसमें किसी गुण के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो गुणवाचक तो होगा नहीं। अगला हम देखें निश्चयवाचक, किसी चीज़ को निश्चित किया जा रहा है कि वह किताब पढ़ो, तो निश्चित नहीं है ये चीज़ और ना ही अनिश्चित है। तो ये वाक्य ना निश्चयवाचक है और ना ही अनिश्चयवाचक है। तो ऑप्शन नंबर दा कौन सा है? संकेतवाचक। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न नंबर 2, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आ पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, बा वह बहुत सुंदर लिखता है, सा उसने सुंदर लिखा, दा कहता है वह बहुत अच्छा लड़का है। अब प्रविशेषण होते क्या हैं? तो प्रविशेषण की बात करें, जो विशेषण की विशेषता बताएं, जो विशेषण की भी क्या बताएं? विशेषता बताएं। उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, तो मीठा बोलते हैं ये वाक्य भी है। वह बहुत सुंदर लिखता है, तो किसकी विशेषता बताई जाए? या तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा जो है, तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन गुणवाचक है? इनमें से कौन गुणवाचक है? यानी कि गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक किसी का गुण हो, तो चौगुना है, दोहरा है, नया है या कुछ है। तो चौगुना क्या है? चौगुना, दो गुना, तीन गुना, ये आवृत्ति वाले हैं। ये कैसे हैं? आवृत्ति। तो ये गुण की बात नहीं है। दोहरा, तेहरा, दोहरा हो, तेहरा हो, ये भी कैसे हैं? समुदाय वाले हैं। समुदाय वाले। चौगुना, तौगुना समुदायवाचक विशेषण, दोहरा, तेहरा कौन सी हमारे? दोहरा हो और कौन सा हो? तीन गुना हो, तो ये आवृत्ति वाले हैं। कुछ हो, अनिश्चय वाले विशेषण है। कौन सी? अनिश्चयवाचक विशेषण है। तो इसमें ना तो कुछ होगा और ना ही दोहरा है, ना ही चौगुना है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा नया। ऑप्शन नंबर सा नया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। भूतकाल क्या है? जो समय बीता हुआ हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल जो समय आने वाला हो। अब ये कह रहे हैं क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले, यानी कि काम हो रहा है अभी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वर्तमान काल। भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं, कोई नहीं, करेक्ट आंसर कौन सा है? वर्तमान काल। करेक्ट आंसर वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? कि इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया की हम बात करें, अकर्मक क्रिया
आ मानी नहीं, कर्म मानी कर्म, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ऑप्शन नंबर ए बच्ची सो रही है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे केले खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लड़का पत्र लिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है बताइए, देखते हैं। अकर्मक क्रिया, बच्चे केले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जहाँ क्या और किसको का उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया और ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो बच्चे केले खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, केले खा रहे हैं। लड़का पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सकर्मक। क्या है ये, सकर्मक, सकर्मक, ये क्या है, सकर्मक। तो ये सकर्मक हैं। बच्ची सो रही है, क्या सो रही है, किसको सो रही है, तो ये क्या है, क्या सो रही है, तो ये अकर्मक है। बच्ची सो रही है, बच्ची सो रही है, तो ये अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। जिस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया हो उस वाक्य को छांटिए, यानी कि सकर्मक क्रिया किस में है। ऑप्शन नंबर ए हरीश बस पर चढ़ गया, ऑप्शन नंबर बी कैलाश छत से गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर सी सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन नंबर डी राजू सदा रोता रहता है। अब बताइए कौन सा है। तो हरीश बस पर चढ़ गया, कौन चढ़ गया, कौन चढ़ गया, हरीश, तो कर्ता मिला है, तो ये वाक्य नहीं होगा, ये नहीं होगा। सकर्मक क्रिया, कैलाश छत से गिर पड़ा, कौन गिर पड़ा, कैसे गिर पड़ा, तो ये नहीं है। अगला है सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले खरीदे, केले खरीदे, तो क्या किसको का उत्तर मिला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। निम्न में से क्रिया शब्द है, निम्न में से क्रिया शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी आपको, ऑप्शन नंबर सी जगत, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक। बताइए। तो आपको, तो क्रिया की हमने ट्रिक बताई है, वीडियो के माध्यम से देखें, हमने क्रिया को बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो क्रिया के अंत में ना होता है, तो आप ना, जगत ना, आंतरिक ना, तो ये नहीं है, ना तो आपको, ना ही जगत, ना आंतरिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता, करना। तो कर्ता आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्रिया शब्द है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में कह रहा है टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बदनाम करना, ऑप्शन नंबर बी बिना कारण लड़ना, ऑप्शन नंबर सी गलत काम करना, ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। अब टांग अड़ाना, बदनाम करना, ये तो होगा नहीं, टांग अड़ाया बदनाम करना, तो ये बदनाम करना भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिना कारण लड़ना, ये इसका कोई मतलब नहीं है, टांग अड़ाना। गलत काम करना, ये भी नहीं है। टांग अड़ाना जबरदस्ती किसी काम में, किसी काम में जबरदस्ती टांग अड़ाएं तो क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए वीरता का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी पराजय स्वीकार कर लेना, ऑप्शन नंबर सी मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन नंबर डी अहम का विसर्जन करना, अहम का विसर्जन करना। अब सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब ये हुआ हमेशा मरने के लिए तैयार रहना। तो वीरता प्रदर्शन करना, सिर हथेली पर कोई नहीं, पराजय स्वीकार कर लेना, ये भी नहीं हो सकता, अहम का विसर्जन करना, ये भी नहीं इसका आंसर, मरने के लिए तैयार होना, मरने के लिए तैयार होना, सिर हथेली पर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हमारा तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होना का अर्थ है। अब तेली का बैल होना का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर बी काम करने से बहाना करना, सी मन लगाकर काम नहीं करना, डी निर्धन होना। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना यानी कि जैसे तेली का बैल कार्य करता रहता तो बुरी तरह काम में लगे रहना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट आंसर ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न हमारा कहता है सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान या संबोधन। अब मुझे नौकरी से मत निकालिए मतलब क्या है? नौकरी से मत हटाइए, अलग करना। अलग करना तो क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग करना। तो नौकरी से अलग कर देना तो करण कारक नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, संबोधन कारक भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। यानी कि कोई चीज़ किसी से क्या हो रही है? अलग हो रही है, अलग हो रही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है? अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। यानी कि अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। तो अपने उत्तर पर पेंसिल से किसके द्वारा? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, किसके? कर्ण से द्वारा। तो कर्ण से द्वारा पेंसिल द्वारा निशान लगाइए। तो अपादान नहीं होगा, अलग नहीं है, कर्म की कोई बात ही नहीं हुई है, कर्ता इसमें है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कर्ण कारक। कर्ण कारक क्यों? क्योंकि पेंसिल द्वारा निशान लगाया जा रहा है, पेंसिल द्वारा। तो द्वारा किसमें आएगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, तो कर्ण से। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आजकल अध्यक्ष अवज्ञा के समाचार प्रायः सुनने पढ़ने को मिलते हैं। तो आजकल अध्यक्ष अवज्ञा के समाचार प्रायः सुनने पढ़ने को मिलते हैं। तो को मिलते हैं संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारण या अधिकरण कारक। तो कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध नहीं होगा, काकी के संबंध में नहीं, संप्रदान के लिए नहीं, अधिकरण नहीं, अधिकरण मैपर पे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो सुनने पढ़ने को मिलते हैं, सुनने पढ़ने को मिलते हैं। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है जहाँ स्त्री जाति का बोध ना हो। तो देखें स्त्रीलिंग, इसका मतलब पुल्लिंग पूछ रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखें नहीं है की बात आई है, किसकी? नहीं है। तो नहीं है कौन? पानी, नानी, कहानी, रानी। तो ये भी स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये आंसर नहीं होगा। कहानी भी क्या है? स्त्रीलिंग है, ये भी आंसर नहीं होगा। नानी भी स्त्रीलिंग है, ये आंसर भी नहीं होगा। इसका मतलब पानी क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। पानी पुल्लिंग है। तो ये पूछ रहा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित जो शब्द हैं इसमें से स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो टेबल लैंप ये नहीं होगा, टेबल लैंप ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? टेबल लैंप क्या है? टेबल लैंप जो है पुल्लिंग है। टेबल लैंप क्या? पुल्लिंग है। बल्ब क्या है? ये भी पुल्लिंग है। हीटर क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका मतलब स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो बिजली क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। बिजली क्या है? स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर जो क्या है इसका? सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? धर्म समास है। धर्म में कौन सा समास है? तो धर्म में कौन सा समास है? तो ऐसा कैसा द्विगु समास जहाँ गिनती हो, तो इसका मतलब ये नहीं। तत्पुरुष समास जो होता है, जो कारक से संबंधित होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा शब्द ही नहीं आ रहा है कारक कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अब ऐसा भी कोई शब्द नहीं है इसके अंदर। बहुब्रीहि तीसरा अर्थ नहीं निकला, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तत्पुरुष में नहीं है। बचा कौन? अव्ययभावी समास। धर्म कैसा धर्म? धर्म अधर्म। कैसा धर्म? धर्म अधर्म। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दो वर्णों से मिलकर बनती है तो उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। अव्यय क्या होती हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए, उनको लगाने से वाक्य के अंदर कोई भी बदलाव ना हो, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं। रस छंद अलंकार की कोई बात नहीं की गई है। बचा क्या? समास। अगर दो वर्णों की बात आती तो संधि हो जाता। यहाँ पर आई है दो सार्थक शब्दों की बात आई है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, इंग्लिश का है, यू आर एडवाइज्ड टू राइट खालिस्तान पेंसिल। तो इस खालिस्तान में क्या भरना है, इस खालिस्तान में क्या भरा जाएगा। तो देखें, यू आर एडवाइज्ड टू राइट पेंसिल, तुम एडवाइस सलाह देते हो पेंसिल द्वारा, क्या है तो पेंसिल से, किसके द्वारा लिखते हो, किसके द्वारा सलाह में सलाह दी जाती है, किसके द्वारा लिखते हो, वाई के द्वारा, वाई नहीं, इनटू नहीं, अंदर जाने की बात ही नहीं हो रही है, इन अंदर जाने की कोई बात नहीं, इसका मतलब विद पेंसिल, किससे लिखा जाता है, पेंसिल द्वारा, पेंसिल द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, आई कैन राइट ए बुक, आई कैन तुम एक किताब लिख सकते हो, एक ग्रामर, किस पर, ग्रामर पर। तो खालिस्तान इसमें क्या भरा जाएगा, तो खाली अबाउट, अबाउट इसमें नहीं होगा, बारे में नहीं कोई, ऑफ, ऑफ भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या बचा, ऑन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑन ग्रामर, ऑन ग्रामर, ग्रामर पर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन। अब ये कह रहा है कौन सा वाक्य है, कौन सा, कि सी विल हैव बीन। अब विल हैव बीन, शैल हैव बीन कौन से सेंटेंस के अंदर लगते हैं, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में लगते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लगते। कौन से, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन नहीं लगते हैं। अगला हमारा रहेगा, अगले बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये लगते हैं। अगला देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो कौन से लगते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो कौन से लगते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये लगते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या रहा है, दिस पोट कॉन्टेंस मिल्क, दिस पोट कॉन्टेंस मिल्क, ये इसका बना हुआ है एक्टिव या पैसिव। तो देखते हैं ये क्या बना हुआ है, मिल्क इज कॉन्टेंट वाई दिस पोट, या मिल्क इज कॉन्टेंट इन दिस पोट, लेट द मिल्क बी कॉन्टेंट वाई दिस पोट, मिल्क मे बी कॉन्टेंट वाई दिस पोट। तो क्या बताना चाह रहा है, तो कैसे बनेगा, तो मेरे भैया मिल्क इधर हो जाएगा, एस ये यस लग रही है, इसका मतलब कॉन्टेंट हो जाएगा, इज लगाकर थर्ड फॉर्म लगती है वाई दिस पोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है इसका, ओपन योर बुक 8 पेज 7, ओपन योर बुक 8 पेज 7, क्या कहना चाह रहा है, क्या बनवाया जा रहा है इसने, ओपन यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनते हैं, तो ये यू से नहीं बनते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, योर बुक योर से भी नहीं बनेंगे, इसका मतलब किससे बनते हैं, ये लेट से बनने वाले सेंटेंस हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लेट योर बुक बी ओपनड 8 पेज 7 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें हम, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, विल ही सपोर्ट अस, विल ही सपोर्ट अस, क्या, तो विल वी सपोर्टेड बाई हिम, शैल वी बी सपोर्टेड बाई हिम। अब जरा देखें, सी कह रहा है वर वी सपोर्टेड बाई हिम, डी कह रहा है हैव वी बीन सपोर्टेड बाई हिम। बिल को किस में कन्वर्ट करते हैं, शैल में, इसका मतलब डी भी नहीं है, सी भी नहीं है और ए भी नहीं है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, क्योंकि बिल को किस में कन्वर्ट करते हैं, शैल में, तो शैल वी बी सपोर्टेड बाई हिम, शैल वी बी सपोर्टेड बाई हिम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है, अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा, व्यापक का संधि विच्छेद क्या है, व्यापक का संधि विच्छेद क्या है, व्याप्लस्पक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी
प्लस आपक, ऑप्शन नंबर सी बी प्लस आपक, ऑप्शन नंबर डी बी प्लस आपक। तो ब्या प्लस आपक नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बी प्लस आपक, बी प्लस आपक इसका संधि विच्छेद बनेगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, जो सुना ना गया हो, जो सुना ना गया हो, तो कौन सा है, असंभव, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, असंभव, ऑप्शन नंबर बी आकल्पित, ऑप्शन नंबर सी अश्रुत, ऑप्शन नंबर डी अवर्णित। तो बताइए, असंभव जो सुना ना गया हो, जो सुना ना गया हो तो वो असंभव ये नहीं होगा, आकल्पित ये भी नहीं है, अवर्णित जिसका वर्णन ना हो, आश्रुत जिसे सुना ना गया हो, जिसे सुना ना गया हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आश्रुत, आश्रुत इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वात्सल्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। वात्सल्य का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम, तो वात्सल्य का पर्यायवाची प्रेम भी नहीं, प्रेम भी है, नेह भी है, स्नेह भी है, इसलिए तो ये तो हो गए क्या, वात्सल्य, ये तो हो गए वात्सल्य के पर्यायवाची। लेकिन ये पूछ रहा है वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, जब नहीं की बात आई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विग्रह करना, विग्रह करना। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कला निधि का पर्यायवाची है, कला निधि का पर्यायवाची क्या है। तो कला निधि के पर्यायवाची की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कहता है सूरज, ऑप्शन नंबर बी राकेश, ऑप्शन नंबर सी निकेत, ऑप्शन नंबर डी गजानन, गजानन। तो बताइए, सूरज, सूरज पर्यायवाची किसका है, सूरज के पर्यायवाची रवि दिनकर भास्कर, तो ये भी नहीं होगा कलानिधि। निकेत घर को कहते हैं, गजानन हाथी को कहते हैं, इसका मतलब राकेश, राकेश क्या हो जाएगा, कलानिधि का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए गा और घा, ऑप्शन नंबर बी जा और झा, ऑप्शन नंबर सी डा और डा, ऑप्शन नंबर डी पा और फा। अब का, गा और घा क्या हो जाएंगे, का खा गा कंठ वाले, तो ये तो हो गए हमारे कंठ वाले, क्या हो गए कंठ वाले। जा और झा क्या हो जाएंगे, इसको देखें तो चा छा जा, ये हो गए हमारे तालु वाले। हमने बहुत ही डिटेल से इन्हें बताया है वर्णमाला के उच्चारण स्थानों को, तो ये तो हो गए तालु वाले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। पा और फा किसके हो गए, ओष्ठ वाले, क्या हो गए ओष्ठ वाले, ओष्ठ, पा और फा ओष्ठ वाले। अब बचा क्या, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब टा ठा डा ये क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नासिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कंठतालव्य कहलाते हैं। तो नासिक के जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं, तो ये तो है नहीं। यह मंगलनम नासिक के वर्ण है। मूर्धन्य टा ठा डा अणा और रिर और षटकोण वाला सा और रा, ये क्या होते हैं मूर्धन्य होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर किसकी बात करें, सी की। तो पा फा वा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है, कंठ तालु हैं, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं ए और आय, ए और आय। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो का गा जा ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी की, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भाषाओं की। तो संस्कृत की भी नहीं है ये, अंग्रेजी की भी नहीं है का खा जा फा ध्वनियाँ,
और दक्षिणी भाषाओं की भी नहीं है। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनके पास में क्या लगाया जाता है? नुक्ता लगाया जाता है, और नुक्ता लगाने के बाद इनकी ध्वनि है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे के का हम के नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनेगा? क्यू बनेगा। क्या बनेगा? क्यू बनेगा। जा का हम जे नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनेगा? जेड बनेगा, क्योंकि नुक्ता ही खुदा है और नुक्ता ही जुदा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।